कि मेननेट कॉइन होता क्या है ना। मेननेट कॉइन होता क्या है, तो सबसे पहले मेननेट कॉइन होता क्या है इसी को जानना जरूरी है। तो वैसा कॉइन, वैसा क्रिप्टो करेंसी जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो, वैसा क्रिप्टो करेंसी जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो, और ब्लॉकचेन तो हो ही, साथ साथ उसका अपना नेटवर्क हो। हाँ, नेटवर्क होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रोटोकॉल हो, प्रोटोकॉल, और उसकी अपनी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी हो। ये बातें का जिक्र अगर होता है, अगर है, तो वही कॉइन जो होता है मेननेट कॉइन कहलाता है। आप जो, और हम जो बाइनांस को देखते हैं, बीएनबी कॉइन को देखते हैं, वो भी मेननेट कॉइन है। पॉलीगन को देखते हैं, वो भी क्या है? मेननेट कॉइन है। इथेरियम का कॉइन जो ईथर है, वो भी मेननेट कॉइन है। धरती का पहला मेननेट कॉइन इथेरियम है। इस धरती पर का पहला मेननेट कॉइन कौन सा है? तो वो इथेरियम है, क्योंकि उसके अंतर्गत ई नेटवर्क भी है। उसके अंतर्गत क्या है? आपका प्रोटोकॉल भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, बीट कॉइन भले भी एक कॉइन है, वो मदर कॉइन जरूर है, लेकिन उसके अंतर्गत आप जो है सारा चीजों को मैकेनिज्म नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण वह एक सिर्फ एक कॉइन के अंतर्गत आता है। तो मेननेट कॉइन क्या है, हो गया किसको कहते हैं? कि वैसा कॉइन जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो। अपना ब्लॉकचेन तो होना ही चाहिए, है ना। अपना नेटवर्क होना चाहिए, अपनी प्रोटोकॉल होना चाहिए, और अपना टेक्नोलॉजी होना चाहिए। वही कॉइन कहलाता है, मेननेट कॉइन कहलाता है। तो बात ये समझ में आ गया होगा कि मेननेट कॉइन कहते किसको है ना। अब चलते हैं कि मेननेट कॉइन से फायदे क्या क्या हो सकते हैं, है ना। मेननेट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसके फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहला कि इसका फीचर की बात करते हैं, तो इसका फीचर्स में आता है कि मेननेट कॉइन का अपना नेटवर्क होता है, अपना एक नेटवर्क होता है। अब बातों को रिलेट करेंगे और समझेंगे भी, है ना। टीएफटी जो है वो मेननेट कॉइन बनेगा, तो क्या हमें देखने को मिल सकता है? आज के डेट में जो है, अगर आप किसी के पास यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, किसी के पास भी कोई यूएसडीटी आप ट्रांसफर करते हैं, तो आपको वहां पर एक नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है ना। जैसे आपके बाइनांस पर यूएसडीटी है, अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, तो उसका तो एड्रेस आपको कोई कॉपी करना पड़ता है। तो उसका एड्रेस जैसे कॉपी करते हैं, तो आप पहले पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि आपका कौन सा है जो नेटवर्क पर है, तो नहीं समझ में आता है। तो फिर बोलते हैं अच्छा TRC20 वाला भेजना है, कि BEP20 वाला भेजना है, कि ERC20 वाला भेजना है, कि BEP2 वाला भेजना है, कि OPAPB वाला भेजना है, ये कौन सा वाला भेजना है? तो आपका कहता है कि चलिए ठीक है, हमको BEP20 वाला भेज दीजिए। यही BEP20 क्या है? इसका नेटवर्क हो। किसका नेटवर्क ये BEP20 है? तो बाइनांस का ब्लॉकचेन का, मेननेट कॉइन का यह जो है नेटवर्क है। इसको आप सेलेक्ट करते हैं, है ना। तब दोनों जगह का नेटवर्क एक जैसा, एक होना चाहिए, तभी आप तो कोई भी क्रिप्टो को सेंड कर पाते हैं। जैसे यूएसडीटी भी एक तो क्रिप्टो ही है, वो स्टेबल कॉइन है। तो आपको यूएसडीटी को आपको सेंड करना है, तो नेटवर्क को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मेननेट में ही एक फैसिलिटी होती है कि आपको ये सिलेक्ट, आपको नेटवर्क को देखने को मिलता है ना। फिर आप ये BEP20 किसका हो गया? तो BEP20 जो है बाइनांस का नेटवर्क है। अब बाइनांस का जो है तीन तीन नेटवर्क है। ठीक है, इसके पहले BEP2 भी होता था, लेकिन अब जो है इसको खत्म कर दिया है, 2 से 4 महीना पहले इसको हटा दिया है। ठीक है। और एक और जो है आपका OPBNB, OPBNB जो है इसका नेटवर्क है। तो तीन नेटवर्क है बाइनांस का है, जिसमें से जो है आप, जो बहुत ज्यादा प्रचलित जो है BEP20 है।
तो वेब 20 क्या है आपका, इसका नेटवर्क होता है, मिनट कॉइन का अपना नेटवर्क होता है, तभी होता है। हर किसी कॉइन में है, अब देखते हैं डॉज कॉइन में आप ऐसा देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो दैट मीन्स नहीं है, मिनट कॉइन नहीं है ना। ट्रॉन का क्या है, ट्रॉन का भी अपना नेटवर्क है, तो ट्रॉन अपना क्या हो गया आपका, तो है मिनट कॉइन है। ट्रॉन का कौन सा नेटवर्क होता है, तो TRC 20 होता है। ठीक है, ये TR किसका है, ट्रॉन का, ट्रॉन का है। तो ये सब चीजें जो है नेटवर्क होता है इसका। इथेरियम का क्या है, तो इथेरियम को बोलते हैं ERC बोलते हैं, ERC बोला जाता है, नेटवर्क को ERC 20 बोला जाता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी क्रिप्टो को सेंड कर पाते हैं। तो ये मेननेट में ही फैसिलिटी होता है ना। और ये नेटवर्क ये बताता है कि आपका सेम टू सेम रहेगा, तभी आपको कोई क्रिप्टो को आप सेंड कर सकते हैं। और हर किसी का भेजने का टाइम पीरियड अलग है और गैस फी अलग है। अगर सेम टू सेम पर भेजते हैं तो अपने ब्लॉकचेन से भेजा जाता है, तो उस स्थिति में गैस फी नहीं लगता। जैसे बाइनांस पर है आपका कोई भी क्रिप्टो, और वेब 20 से आप भेज रहे हैं, तो बाइनांस जो है वेब 20 का ही है, बाइनांस का ही वेब 20 है, तब उस स्थिति में आपको गैस फी नहीं लगेगा। लेकिन बाइनांस पर अगर कोई क्रिप्टो है, और अगर आप TRC 20 को भेजना चाहते हैं, कोई भी क्रिप्टो चाहे यूएसडीटी हो या कोई भी, तो आपको गैस फी आपको लगता है, क्योंकि उसके बदले आपको लेगा, वही तो उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। तो मेन नेट की सबसे बड़ा कमाई क्या होता है, गैस फी से वो पूरा बहुत पैसा, अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो हमारा कॉइन जो है वो क्या बनने वाला है, मेन नेट कॉइन जब होगा, तो इसका भी एक नेटवर्क होगा। और कोई दूसरा कोई आके यहाँ पर आके सेंड करना चाहेगा या कोई ट्रांसफर करना चाहेगा, तो इसको क्या लगेगा, गैस फी के रूप में मिलेगा, गैस फी लगेगा। अब गैस फी जैसे ही लगेगा, तो इसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। इसका यूटिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यूज केस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और जहां डिमांड बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से रेट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो इसका फायदा ये होता है, हर कोई कॉइन मिनट कॉइन नहीं बन सकता, हर कोई कॉइन मिनट कॉइन नहीं बन सकता है। उसके लिए ऐसा ब्लॉकचेन उसको डेवलप करना पड़ता है, तभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन सारा चीज है। पहला फीचर्स के रूप में क्या हम देख पाए कि इसका अपना नेटवर्क होता है। दूसरा जो इसका चीज जो होता है, बेनिफिट होता है, वो क्या चीज होता है कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम होता है। क्रॉस ब्रिज सिस्टम जो होता है किसमें होगा, तो मेननेट कॉइन में ही होता है क्रॉस ब्रिज सिस्टम। क्रॉस ब्रिज सिस्टम ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा ये बातें लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका व्हाइट पेपर में पूर्ण रूप से इसकी चर्चा की गई है कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम का हम पालन करेंगे। क्रॉस ब्रिज सिस्टम होता क्या है, तो मैं बताते चलूं कि अगर आपके पास, मान लिया जाए आपके पास इथेरियम का कोई टोकन है, इथेरियम का ERC का, ठीक, ERC का है, ERC 20 का कोई है, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसको BNB में हम कन्वर्ट करें, सेंड करें BNB में, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेटवर्क का वहां पर सिलेक्ट करते हैं तो सेम टू सेम नेटवर्क होता है, लेकिन ये दोनों ब्लॉकचेन डिफरेंस है। एक हो गया इथेरियम का ऊपर में हो गया, और नीचे हो गया बाइनांस का हो गया, ठीक है। तब इस स्थिति में आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपका कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो कॉइन में ये फैसिलिटी होती है क्रॉस ब्रिज सिस्टम का, तो एक नेटवर्क से लेकर दूसरा नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी होती है, तो उसी को बोला जाता है क्रॉस ब्रिज सिस्टम बोला जाता है। ये जो होता है आपका, इसमें कुछ टाइमिंग लगता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत होता है। तो जैसे एक ब्लॉकचेन से दूसरा ब्लॉकचेन में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं यूज केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपका डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि एक क्रिकेटर जो है तो लेफ्ट क्या है कि
अच्छा फील्डिंग भी कर ले रहा है, अच्छा बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, तो कहीं ना कहीं उसको ऑलराउंडर की संज्ञा देते हैं। और ऑलराउंडर है तो उसका डिमांड निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल एक बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है ना, और फील्डिंग भी बढ़िया कर लेता है। तो एक ऐसा क्वाइन जेकरा में क्या हो, नेटवर्क भी हो और क्रॉस ब्रिज सिस्टम भी का पालन करता हो, तो ये मेनेट में फैसिलिटी होती है। और जिसके कारण उसका यूजेज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसके डिमांड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखिए हम व्हाइट पेपर दिखाकर बात करेंगे। इसमें क्रॉस ब्रिज, ये देखिए व्हाइट पेपर है, ये है ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर है। ठीक है, ये रोड मैप नहीं है, रोड मैप का दूसरा है। कहीं पर लिखा होगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। है। नहीं अच्छा सर। रुक जाइए। ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट। चलिए स्क्रीन शेयर होगा। अब स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। जी सर। चलिए देखिए, देख रहे होंगे कि व्हाइट पेपर है, और इस व्हाइट पेपर पर हमने क्लिक किया। ये व्हाइट पेपर जो है ये ब्लॉकचेन का है ना, ट्रेजर चेन XYZ इसका नाम है। और ब्लॉकचेन का है, सारा चीज जो लिखा हुआ है सारा चीज, तो हम उतना चर्चा नहीं करेंगे। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम इसमें चर्चा हुआ है ना, इसमें जो है आपका चर्चा हुआ है, उसी पर हम दिखाकर बात करना चाह रहे थे। लेयर टू सॉल्यूशन है जेके रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर एक अलग सेशन लेंगे। ये जो लिखा हुआ लेयर टू क्या होता है, लेयर वन क्या होता है ब्लॉकचेन, इस पर हम स्पेशल एक चर्चा करेंगे आपको। फिर एक चर्चा इस पर करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर, पीओएस क्या होता है ना, पीओडब्ल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पर है, सीधा लिख रहा है क्रॉस चेन ब्रिज, है ना, क्रॉस चेन ब्रिज, बिल्ड इफिशिएंट क्रॉस चेन ब्रिज टेक्नोलॉजी टू अचीव असेट interoperability with mainstream public chain such as Ethereum, Solana, and Base, breaking down information silos। ये कह रहा है कि हम क्रॉस ब्रिज सिस्टम का भी पालन करेंगे। तो ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेनेट कॉइन है तभी ऐसा कंपनी जो है बात भी कर रही है। तो क्रॉस ब्रिज सिस्टम क्या हो गया कि एक नेटवर्क से, सॉरी, एक ब्लॉकचेन के कॉइन से दूसरे ब्लॉकचेन के कॉइन में कन्वर्ट कर सकता है ना। ये प्रोसेस कैसे होता है, तो कुछ नहीं, उसके लिए एक सिलेक्ट करना होता है कि ब्रिज पर कोई टोकन लॉक हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप इथेरियम से आप बीएनबी पर जाना चाहते हैं, तो ब्रिज पर आप जैसे ही टच करते हैं तो आपका जो टोकन जो है वो इथेरियम साइड पर क्या हो जाएगा, वो जाकर लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद बीएनबी चेन पर इक्विवेलेंट टोकन मिंट होता है, मिंट का मतलब बन जाता है। ठीक है, बीएनबी चेन पर, क्योंकि एक ब्लॉकचेन से दूसरा ब्लॉकचेन के टोकन पर आपको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इथेरियम पर लॉक हो गया, और फिर बीएनबी पर उतना ही, मान लीजिए कि 20 टोकन है आपका इथेरियम पर है, ठीक है, आपको बनाना है उसको बीएनबी पर बनाना है, तो आप जैसे ब्रिज पर टच करते हैं तो लॉक हो जाता है इथेरियम पर, और उतना ही 20 जो है 20 बीएनबी जो है आपका बन जाता है, बीएनबी चेन पर बन जाता है, बीएनबी के यानी कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर बन जाता है। अब फिर जब टोकन को वापस भेजना चाहते हैं तो ब्रिज उसको क्या करता है, तो बर्न कर देता है, मतलब जला देता है। और तब फिर क्या होता है, बीएनबी चेन पर और इथेरियम चेन पर अनलॉक कर देता है। अनलॉक का मतलब फिर रिलीज कर देता है, यानी कहने का मतलब है कि आपको इथेरियम से और बीएनबी में आपको कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है
ये किसमें फैसिलिटी होती है? मेननेट कॉइन में ही होता है, दूसरा अदर में फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये ऐसा फैसिलिटी रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये होता है। तो क्रॉस ब्रिज सिस्टम को पालन करती है कंपनी। और शेयर करना चाहेंगे अभी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो है लिखते हैं तो कुछ थोड़ा सा मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है कि बोलते जा रहे हैं तो ठीक भी नहीं लगता है। तो दूसरे फीचर को मैं चर्चा किया कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम को पालन करता है ना। फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया था क्या कि जहां पर हम कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, जहां पर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका यूटिलिटी बढ़ रहा है। यूटिलिटी बढ़ेगा तो दूसरे दूसरे कॉइन यहाँ पर आएंगे, है ना, इसके पास आएंगे, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटी लेकर बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से उसका यूजेस केसेस बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो है उसका क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो कॉइन का रेट भी बढ़ता है ना। जैसे सोलोना का हो गया, सोलोना ऐसा ही नहीं है। सोलोना हो गया, इथेरियम हो गया, आपका बीएनबी हो गया, पॉलीगन है, ये सब मेननेट कॉइन होते हैं। फिर दूसरी बात, मेननेट कॉइन का फायदा और क्या होता है कि आप जब भी कोई टोकन बनाना चाहेगा, जब कोई टोकन बनाना चाहेगा तो कहाँ पर आता है, किसके ब्लॉकचेन पर बनेगा? तो मेननेट कॉइन वाले ब्लॉकचेन पर ही टोकन बनता है। टोकन जो बनता है मेननेट वाले कॉइन पर ही बनता है। आज टीएफटी जो है अभी टोकन है। तो आपको पता है कि टीएफटी जो है अभी जो है टोकन है। क्यों है? क्योंकि ये जो है आपका वेब 20 पर बना हुआ है, यानी कि बाइनांस के ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है ना। तो बाइनांस क्या है? आपका मेननेट कॉइन है, तब तो ऐसा बन पाया है। और जितना गैस भी है तो बीएनबी में कितना किया, खर्च कर दिया, और वो किसके पास जाता है? जिसका ब्लॉकचेन होता है उसके पास जाता है। समझ रहे हैं? तो गैस फिर किसको कमाई हो गया? बाइनांस की कमाई होगा, बैठे बैठे कमाई हो रहा है। ठीक है। तो और सही जो है हमारा मेननेट कॉइन बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इसको पर कोई ना कोई आएगा, प्रोजेक्ट कहेगा कि हमको एक टोकन बनाना है, क्रिप्टो करेंसी बनाना, तो ठीक है भाई बना लीजिए। और बनाने के लिए तो अलग चार्ज रखेगा। अब जितना बार ट्रांजेक्शन करेगा तो उतना बार क्या हो जाएगा, उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाता है। तो उतना उसको गैस फी के रूप में पैसा मिलते रहता है। अगर 10-20 प्रोजेक्ट अगर इस पर टीएफटी के ब्लॉकचेन पर आ गया, अपना ब्लॉकचेन जो है ट्रेजर चेन पर, ब्लॉकचेन पर 10-20 प्रोजेक्ट अगर आ जाता है, 10 ही लेते हैं, 10 प्रोजेक्ट आ जाता है, एक प्रोजेक्ट का अगर 1 लाख कम्युनिटी होता है, तो 10 लाख कम्युनिटी हो गया सर। कितना? 10 लाख कम्युनिटी हो गया। और 10 लाख कम्युनिटी अगर अपने टोकन को इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो उसको गैस फीस के रूप में रखना पड़ेगा, क्या? टीएफटी रखना पड़ेगा। और जब टीएफटी के रूप में, गैस के रूप में रखना होगा, तो उसको एक्सचेंज से जाकर खरीदना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, एक आदमी अगर 10 भी टीएफटी टोकन को रखता है तो 10 लाख है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो एक डिमांड क्रिएट होता है, और जहां डिमांड क्रिएट होगा तो उसका रेट जो होता है हाइप करना ही करना होता है, ऑटोमेटिक रेट बढ़ता है। ठीक है। तो ये फायदा हो जाते हैं। तो टोकन का निर्माण जो होता है मेननेट कॉइन पर ही होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब जाते हैं इसके बाद और फीचर्स क्या है। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, कहां पर बन रहा है भाई? नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी का निर्माण जब भी होता है तो ब्लॉकचेन पर होता है। तो ब्लॉकचेन पर, कौन सा ब्लॉकचेन पर? तो मेननेट कॉइन वाले ब्लॉकचेन पर ही यूज होता है, सब ब्लॉकचेन पर यूज नहीं होता है। ठीक है। उसका स्टेबिलिटी को देखा जाता है, उसका स्पीड क्या है, कितना कम समय में ब्लॉक बन रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ब्लॉक चेन जो आ रहा है ना, और उसमें ब्लॉक जो बनेगा 0.15 सेकंड में बनेगा। इथेरियम का 14 से 15 सेकंड लगता है। ठीक है। आपका 3 से 4 सेकंड बाइनांस का लगता है, 3 से 4 सेकंड बाइनांस का ब्लॉक बनने में लगता है। 3 सेकंड मान के चलिए, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। 3 सेकंड लगता है बाइनांस के लगता है। और जबकि हमारा जो ब्लॉक चेन आ रहा है, इतना समय लगेगा, 0.1 सेकंड ब्लॉक बनने में लगता है।
जिसका जितना कम समय लगता है ब्लॉक बनने में, उसका ट्रांजेक्शन जो होता है वो उतना ही तेजी से होता है। ठीक है, जितना तेजी से होगा तो अधिक से अधिक क्या होंगे, 1 सेकंड में ढेर सारे लोगों को भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि बाइनांस का जो है 2222 ट्रांजेक्शन 1 सेकंड है, टीपीएस इसको बोला जाता है। और जबकि हमारा जो ब्लॉकचेन बन रहा है वो 80,000 पर सेकंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक जो हो रहा है, ब्लॉक बनने की अवधि जो है बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक जो सबसे फास्ट जो है वो सोलोना का ब्लॉकचेन का है, जहां पर 65,000 उसका टीपीएस है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड है। उससे भी फास्ट हमारा 80,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना फास्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एनएफटी बनाने के लिए आएगा तो ट्रेजर चेन पर चूज करेगा, तो उसके लिए भी तो गैस फी देना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा किस रूप में देना होगा? टीएफटी के रूप में देना होगा। पैसा का मतलब यूएसडीटी के रूप में नहीं, टीएफटी के रूप में होगा। तो डिमांड क्या होंगे, क्रिएट होगा। और जब डिमांड क्रिएट होगा तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। तो फायदा ही फायदा होता है। तो ये सारे चीजें जो होती है रिलेट करता है। मैं बता क्यों रहा हूँ, है एनएफटी बनता है तो एनएफटी बनने से क्या फायदा होगा, ठीक है, टोकन बनता है, टोकन से बनने से क्या फायदा, ये मैं रिलेट करवा रहा हूँ। इसी तरह से क्या होता है, रेट बूम होता है, उसका यूटिलिटी बढ़ता है, उसका यूज कैसे से बढ़ेगा, ये आएगा तब। तब तो अभी टेस्टनेट में है, अभी प्रोसेसिंग में है, अभी लॉन्च भी नहीं है, अभी ब्लॉकचेन भी नहीं बना है, अभी प्रोसेस में है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कि कोई भी टोकन बनाएगा, बनाने के लिए आएगा तो क्या करेगा, वो ऐसे ही तो नहीं आएगा, उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बनता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा आपका मेननेट पॉइंट पर ही बनता है ना। आप वेब 20 आज यूज करते हैं, ऐसी है, टीएफटी का आप यूज करते हैं तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसको भारी रकम पैसा देना पड़ता है, उसके ब्लॉकचेन को देना पड़ता है। किस रूप में देना पड़ता है? जिसका यूज करेगा उस रूप में देना पड़ेगा। जैसे बीएनबी के रूप में इसको गैस फी देना होगा, है ना। यूएसडीटी के रूप में पैसा नहीं चलता है, रुपया पैसा नहीं लेगा आपको, वो गैस फी के रूप में ले लेगा। तो उसको गैस फी के लिए क्या करना होगा, उसको बीएनबी खरीदना पड़ेगा। अब बीएनबी खरीद रहा है, डेट मीन्स उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से इसके ब्लॉकचेन पर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आएगा तो उसको टीएफटी के रूप में गैस फी देना पड़ेगा। गैस फी जब देना एक पड़ेगा मिनट में तो टाइम खत्म होने वाला है सर। 1 मिनट में टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा अच्छा जी, तो पुनः क्या करेंगे इसको, अ, पुनः आप लोग इसके साथ जुड़िएगा, पुनः जो लिंक आपके पास है उसके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर, जो आपको, थैंक यू सर। अब देखिए क्या है कि इस पर क्या बना सकते हैं, टोकन बना सकते हैं। टोकन बनने से क्या बेनिफिट है ये मैंने बताया। एनएफटी क्रिएट होता है यहीं पर होता है ना। एनएफटी बनाने के लिए आपको गैस फी देना पड़ता है ना। फिर उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना होता है। कोई भी चीज का डिजिटली आपको एग्रीमेंट लिखना होता है ना। यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसी वगैरह आपको बनाना है तो टोकन बनाना है तो टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्वाइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, मेन नेट क्वाइन का नहीं होता है, लेकिन इस पर जो टोकन बनता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ब्लॉकचेन में लिखा जाता है कि इसमें कितना टोटल सप्लाई है, ठीक है, इसका क्या क्या यूज करने वाले हैं, ये सब टर्म और कंडीशन डिजिटली रूप से ब्लॉकचेन पर लिखा जाता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, और एक बार ब्लॉकचेन की खासियत है कि एक बार कोई चीज लिख दिया जाता है तो दोबारा मिटा नहीं सकते। ठीक है, तो टोटल सप्लाई कहीं पर कोई क्रिप्टो में आती है और लिखा जाता है कि इसका टोटल सप्लाई इतना है, तो उतना ही रहेगा, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। फिक्स टू फिक्स होता है। हाँ, एक मैकेनिज्म होता है उसका कि जहां से उसको क्या कर सकते हैं कि एक हाल्विंग होता है, मैं कुछ दिन पहले बताया होगा बिटकॉइन का हाल्विंग, क्योंकि वो पी और डब्ल्यू मैकेनिज्म पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद जब पीओएस आया है, हमारा जो ब्लॉकचेन है वो पीओएस पर बन रहा है, काम करेगा वो।
तो यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस होता है, जिसके कारण उसकी सप्लाई कम होते जाएगी। तो ये सारा चीजें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लिख दिया जाता है, और एक बार लिख दिया जाए ब्लॉकचेन पर, दोबारा फिर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगले फीचर की बात कर सकते हैं, तो क्या होगा कि डी एप्स जब भी तैयार होता है या तैयार हो सकता है, तो इसी पर हो सकता है, मेननेट कॉइन पर ही हो सकता है, मेननेट कॉइन वाले ही ब्लॉकचेन पर हो सकता है। इसका ब्लॉकचेन का यूज बढ़ रहा है। दैट मीन्स कल होके अपना कोई डिसेंट्रलाइज ऐप बनाना चाहता, कोई और बनाना चाहता हो, या इसका भी आएगा, कंपनी का अपना रोड मैप है, वो भी बताया कि हम डी एप्स भी बनाएंगे। जैसे कि अभी जो है, आप देखते होंगे कि ट्रस्ट वॉलेट है, तो ट्रस्ट वॉलेट किसका है? आखिर ट्रस्ट वॉलेट है किसका? तो ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस। जो है बाइनांस बाइनांस का है ना। तो बाइनांस का अपना है कॉइन है, बीएनबी है, तो वो भी मेन नेट कॉइन है। तो जितना भी मेन नेट वाला होता है वो अपना जो है डीएप्स पर जरूर बनाता है, अपना तो बनाता ही बनाता है, साथ साथ कोई दूसरा को भी बनवाना है तो इसी के पास आएगा। किसके पास आएगा? जिसके पास मेननेट की फैसिलिटी होगा उसी के पास होगा। वो देखता है, जो बनाने वाला है वो देखता है कि इसका फी कितना है, तो हमारा फी जो है बहुत कम है, स्पीड 80,000, तो समझ सकते हैं किसके पास आएगा? हमारे पास होगा। जो फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, और फी भी कम लगता हो, अब बढ़िया भी हो, तो निश्चित रूप से आदमी उसी के पास पहुंचना चाहता है जिसके पास इस तरह का फैसिलिटी भी हो। तो ये सब फैसिलिटी जो है हमारे ब्लॉकचेन में अवेलेबल होने वाले हैं, रोड मैप में दिखाया जा रहा है। तो डी एप्स भी क्रिएट जो होगा इसी के ऊपर होने वाला है। इसी के मतलब जो ब्लॉकचेन मेनेट को फॉलो करेगा उसी पर आने वाला है। फिर आपने नाम सुना होगा डीएफआई, की लिख ले रहता है। डीएफआई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, इस पर भी होता है। फिर आपने नाम सुना होगा डाओ, है ना, ये भी इसकी कंपनी ने भी चर्चा किया, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इस सब के सब कहाँ पर क्रिएट होंगे? यहीं पर क्रिएट होता है, इसी ब्लॉकचेन पर क्रिएट होगा। जो मेननेट कॉइन को फॉलो करेगा उसी पर होगा, सब ब्लॉकचेन पर नहीं होते। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, क्रिएट होता है। ये सब इसके फीचर्स होते हैं जिसके कारण इसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो गैस फी के रूप में इसको यूज करना होगा। और गैस फी के रूप में क्या देना होगा? तो टीएफटी टोकन देना पड़ेगा। तो टीएफटी टोकन कहाँ से खरीदेगा? जहां जहां एक्सचेंज पर टीएफटी टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट रहेगा, लोग वहां पर जाएंगे खरीदेंगे। तो जिससे क्या होगा? कम्युनिटी बड़ा होगा। कम्युनिटी बड़ा होगा मतलब उसके ज्यादा ज्यादा लोग खरीदने वाले होंगे, और ज्यादा से ज्यादा खरीदने वाले होंगे तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या एक के दिन में हो जाएगा? जी नहीं, एक दिन में सब चीज नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे सब प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। फिर उसके बाद मेन नेट कॉइन का अपना खुद का ब्लॉकचेन होता है, मैं पहले ही बताया। इसका रूल्स होता है, अपना रूल्स रेगुलेशन होता है, कंसेस मैकेनिज्म पर काम करता है। इसका जो कंसेस मैकेनिज्म जो है अभी हम दिखा रहे थे, पीओएस पर काम करता है। पीओएस का मतलब हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। बिटकॉइन जिस मैकेनिज्म पर काम करता है, कंसेस मैकेनिज्म पर, वो पीओडब्ल्यू होता है। पीओडब्ल्यू का मतलब हो गया प्रूफ ऑफ वर्क। इस पीओडब्ल्यू में इतना बिजली खपत होता है, इतना बिजली खपत होता है कि एक साल में का एक देश मिलाकर जो बिजली खपत होता है ना, वो एक महीना में यहाँ पर खर्च हो जाता है। इसलिए कई एक देश जो है बिटकॉइन के माइनिंग के लिए उसको बैन करके रखा कि ना, उतना हमको बिजली खपत होता है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान जैसा देश जो है वो चाह रहा है ना कि हम जो भीख मांगते हैं दूसरा देश से, जो पैसा मांगने जाते हैं कि हमारा देश चलाने के लिए पैसा की जरूरत है, वो क्या कर रहा है कि बिटकॉइन को माइनिंग के लिए वो क्या कर रहा है ना कि वहां पर 200 ने 2,000 मेगा किलो वाट का बिजली का एक स्पेशल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? वो ग्रिडे बैठा रहा है खाली किसके लिए? बिटकॉइन का माइनिंग के लिए। अब बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म का फॉलो करना होता है? पीडब्ल्यू, है ना। अब इससे फायदा क्या होगा उसको? 110 बिलियन डॉलर 110 बिलियन डॉलर सालाना उसको मिलेगा, पैसा यहाँ से बिटकॉइन से मिल जाए। इसलिए बहुत ज्यादा फोकस जो है पाकिस्तान जैसा देश जो है अभी कर पा रहा है, उसको रेगुलेट भी करने की बात कर रहा है।
खैर हम ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो हमारा जो करने वाला है जो ब्लॉकचेन, वो पीओएस पर। पीओएस की खासियत है कि इसमें बिजली खपत नहीं होती है। जैसे मोबाइल आप रिचार्ज कर लेते हैं उतना ही बिजली खपत होता है, जैसे कि आप लैपटॉप चार्ज कर लेते हैं और उतना ही के बराबर बिजली खपत होता है। ठीक है, इथेरियम शुरुआत में जो है वह पीओडब्ल्यू पर ही वर्क करता था, लेकिन इतने बिजली खपत होने के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पीओएस में होता है। पीओडब्ल्यू में ब्लॉक बहुत धीरे धीरे बनता है ना। बिटकॉइन में मैं बताया था कि 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक बनता है, तब जो है 4 साल में लगता है। अभी तक जो है बिटकॉइन का ब्लॉक की जो संख्या है वो 90 लाख बनवे किया है। 90 लाख। और 10,50,000 जिस दिन बनेगा उस दिन हाल्विंग ईयर होगा, ये 28 में आ गया। तो बहुत धीरे धीरे बनता है, क्योंकि पीओडब्ल्यू को जो जो फॉलो करता है उसमें ब्लॉक, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खपत होता है। एनर्जी खपत होने के कारण जो है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि 10-10 व्यक्ति जो हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा है, और जो पहले करेगा ना उसी को क्या होता है, माइनर के रूप में उसको रिवार्ड मिलता है। तो हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। लेकिन पीओएस में क्या है, हर व्यक्ति सफल हो जाता है, हर व्यक्ति यहाँ पर कॉइन कमाता है, क्योंकि नया कॉइन जो बनता है इसी से बनेगा। किससे? पीओएस या पीओडब्ल्यू मैकेनिज्म होता है उसी से बनता है। टोटल सप्लाई है तो क्या टोटल मार्केट में आ जाएगा? जी नहीं। आज टीओटी का जो टोटल सप्लाई है 10 बिलियन है ना। तो 10 बिलियन जो है, क्या 10 बिलियन मार्केट में एक ही दिन में आ जाएगा? जी नहीं, उसको सालों साल लगे, कई एक बरस लगेंगे। जैसे बिटकॉइन का टोटल सप्लाई जो है 21 मिलियन है। 21 मिलियन है टोटल में, जिसमें से 21 मिलियन में से अभी जो है 19.8 मिलियन जो है अभी तक इसका माइनिंग हुआ है। ठीक है, माइनिंग हुआ है। और बाकी बच रहा है जो 1.5 मिलियन जो बच रहा है, बिटकॉइन नया बनेगा वो मार्केट में तब आएगा, और उसको बनने में इतना साल लगेगा, इतना साल लग जाएगा। 2140 में खत्म होगा। वो किस मैकेनिज्म से खत्म होगा? तो पीओडब्ल्यू से ही खत्म होगा, और जो बहुत क्या होता है, महंगा होता है। ये सब की बस की बात नहीं है। इसलिए ये जो है बिटकॉइन तो पहले बन गया तो बन गया, इसलिए अब भी जितना बन रहे हैं वो सब पीओएस को फॉलो करता है। ठीक है, अगर इथेरियम का आपको करना है, वैलिडेशन करना है, तो आपको 32 गो इथेरियम रखेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, इथेरियम को बना सकते हैं, नया इथेरियम बना सकते हैं। और वही नया इथेरियम आता है तो मार्केट में आता है, जो हम और आप खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में रखल है जाके खरीद लो, जी नहीं, तब तो पूरा मार्केट ही डाउन हो जाए, है ना। धीरे धीरे कॉइन बनता है, वो बनने की प्रोसेस जो होता है या तो पीओडब्ल्यू से होता है या पीओएस से होता है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन जो बनेगा, जिस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, कंसेंसस को करने का, वो होगा पीओएस, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। तो ये होता है, स्ट्रक्चर इसका खुद होता है, खुद डिसाइड करता है। ये भी इसका फीचर्स होता है। फिर प्रोजेक्ट अपने हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन पर सेकंड गैस के रूप में जो जैसा परफॉर्मेंस करता है वैसे से डिसाइड करते रहता है। मेननेट कॉइन को बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है भाई। अगर बड़ा बड़ा एक्सचेंज की बात करेंगे तो दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज आता है, बाइनांस आता है ना। तो ये बायबीट है, फिर आपका ओकेक्स है। ये सब पर जो है आसान होता है, क्योंकि बहुत ट्रस्ट वर्दी होता है, ये ओरिजिनल होते हैं, है ना। इसके एसेट जो होते हैं बहुत ओरिजिनल होते हैं, अपेक्षाकृत इसके टोकन से। तो इसके बड़े फायदा होते हैं। इसको एक जगह आप जैसी पता चलेगा दुनिया को, वैसी क्या है कि आपको बिना पैसा दिए हुए ही सबको लिस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आज बिटकॉइन कौन सा एक्सचेंज पर नहीं होगा? हर एक्सचेंज पर है। क्या बिटकॉइन वाला सबको पैसा देवे जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अगर नया भी कोई क्रिप्टो करेंसी लाया है और किसी एक्सचेंज पर आपको लाना है, तो आपको भारी भरकम पैसा देना होगा, तब वो लिस्ट करेगा। बहुत उसका रूल रेगुलेशन अलग अलग चीज होता है, उसका मापदंड को फॉलो नहीं करते तो आपको तुरंत हटा देगा, आपको लिस्ट नहीं होने देता है। लेकिन मेननेट कॉइन वाला है, जैसे जैसे देखेगा कि इसका इतना इतना ऐसा ऐसा फीचर होने वाला है, ऐसा ऐसा है, तो बढ़िया बढ़िया एक्सचेंज जो है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये फायदा होता है। और जब बड़ा बड़ा एक्सचेंज
पर जैसे ही लिस्ट होगा तो उसके बड़े एक्सचेंज पर उसका कम्युनिटी बहुत बड़ा होता है ना। इंटरनेशनल जितने भी वेल्स हैं आपको बड़े बड़े एक्सचेंज पर दिखने शुरू होगा। और कोई कॉइन जैसे लिस्ट होता है और उसे उसका रेट इतना ब्रांच पर बढ़ सकता है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये चीज जो है मौका का फायदा जरूर लेना है कि जिस दिन पता चले कि हमको हमारा कॉइन जो है इस इस एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले बिना किसी के पूछे हुए उस एक्सचेंज का आपको केवाईसी कर लेना। तब तो आप वहां पर क्या करेंगे कि आप खरीद और बिक्री कर सकते हैं, एक दिन में बड़ा आदमी बन सकते हैं। ये चीज को ध्यान रखेंगे। अगर वो टाइम का गवा लीजिएगा तो फिर टाइम खत्म, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो उस समय पूरा दुनिया उसको खरीदने के लिए जाएगा, और जब पूरा खरीदेगा तो रेट क्या होगा, बड़ा रहेगा। आपके पास पहले से क्वाइन है तो आप खाली बेचने ही ना जाना है, तो बेच कैसे सकते हैं जब आपके पास केवाईसी रहेगा तब। तो ये सब चीजें सीखले रहिएगा, कर ले रहिएगा, तो आपको आसानी होगा। ना तो फोन करके पूछिएगा जी सर हमको करवा देंगे, के को जी सर करवा सकते हैं, तो हम अच्छा आदमी रह के भी बुरा बन जाएंगे कि मतलब फोन उन बंद कर देंगे या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए जानकारी देते हैं कि ताकि आप खुद तैयार हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा होते जाता है इसमें अपग्रेडेशन की भी व्यवस्था होता है। किसमें, इस तरह के ब्लॉकचेन में व्यवस्था होती है। जैसे बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में आप कुछ नहीं नया नहीं कर सकते हैं, उसमें नया एक्सपांडिंग नहीं कर सकते, वो अपग्रेड नहीं कर सकते। बन गया तो बन गया, क्योंकि उसी तरह का उस टेक्नोलॉजी यूज करता है। लेकिन इथेरियम में ऐसे व्यवस्था करके रखा है कि उसमें कुछ सुधार, जैसे पीओडब्ल्यू से पीओएस अभी हो रहा है। ऐसा नहीं कि पीओडब्ल्यू से पीएस करेगा तो जितना लोग इथेरियम खरीद के रखा है ना सबका सब गायब हो जाएगा, तो उसे भी नहीं करना है। तो तो व्यवस्था जो है, ये इस तरह का व्यवस्था जो है अभी के जो समय में जो जो टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो अपग्रेडिंग सिस्टम रहता है। तो इसमें भी व्यवस्था है। किसमें, हमारा जो ट्रेजर चेन का जो अपना ब्लॉक चेन आ रहा है उसमें भी व्यवस्था है। उसको पूरा पढ़िएगा तो बहुत मजा आता है। ठीक है, और तो टर्म को समझ ले रहिएगा तभी मजा आएगा, ना तो बहुत बोर लगेगा खाली पढ़ के निकल जाइए। तो ये चीज होता है। तो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी होती है। तो ये सब चीजें जो होती है और उसका जो सिक्योरिटी जो होता है अपग्रेड होते रहता है। मान लीजिए कि अब इसमें किस तरह का और खामी आया, लग रहा है कि और सिक्योरिटी हमको और बढ़ाना है, तो उस स्थिति में आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी पाया जाता है। तो ये सब सारे फीचर है जो मेननेट कॉइन में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किए, और बाकी आप लोग के बीच में कुछ शेयरिंग लेंगे, समझेंगे आप लोग।